क्लास 12 फिजिक्स का आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ वेव ऑप्टिक्स। देखिए, रे ऑप्टिक्स जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसके स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई थी लाइट से रिलेटेड, कि लाइट के बारे में शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहा है कि लाइट वेव है या रे है। शुरुआत में सबसे पहले जो थ्योरी दी गई थी लाइट से रिलेटेड वो न्यूटन ने दी थी। न्यूटन ने माना था कि लाइट एक पार्टिकल नेचर को पोजेस करती है। फिर इसी के कुछ सालों के बाद हाइगन ने एक नई थ्योरी दी, दैट इज़ कॉल्ड हाइगन वेव थ्योरी। हाइगन ने माना कि लाइट वेव की तरह ट्रैवल करती है और फिर नए नए प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें पता चलता गया लाइट की। उनसे नए नए एक्सपेरिमेंट हुए और कुछ कंक्लूजन्स निकलता है। तो कभी ये माना गया कि लाइट जो है रे नेचर को पोजेस करती है, कभी लाइट जो है वेव नेचर को पोजेस करती है। तो सबसे पहले न्यूटन ने एक थ्योरी दी जिसको कहते हैं न्यूटन्स कॉर्पसलस थ्योरी। कॉर्पसलस थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि जो लाइट है वो एक्चुअली पार्टिकल के फॉर्म में ट्रैवल करती है। बहुत ही टाइनी पार्टिकल होते हैं जिनका मास बिल्कुल ना के बराबर होता है, जो बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और वो किसी मीडियम के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे एयर में ट्रैवल कर सकते हैं, एयर के आर पार निकल सकते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम से निकल सकते हैं, बट ओपेक ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकते। और इन टाइनी पार्टिकल का नाम रखा गया कॉर्पसल्स। तो इसके अकॉर्डिंगली न्यूटन ने एक थ्योरी बनाई, दैट इज़ कॉल्ड न्यूटन कॉर्पसलस थ्योरी। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि न्यूटन ने जो थ्योरी दी है वो गलत साबित हुई है। अभी तक न्यूटन के लिए जो पिछला रिकॉर्ड रहा है वो ये रहा है कि न्यूटन ने जितनी भी थ्योरी दी है, जितने भी लॉ दिए हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सही साबित हुए। पहली बार ऐसा हुआ कि न्यूटन ने कोई गलत थ्योरी दी है, और ऐसा नहीं कि एक आध पॉइंट ही गलत था, सारे के सारे पॉइंट गलत हैं। न्यूटन ने क्या क्या बोला लाइट से रिलेटेड, वो बात समझ लेते हैं। सबसे पहले तो बोला कि लाइट ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ टाइनी पार्टिकल कॉल्ड कॉर्पसल्स। कॉर्पसल्स जो है ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट के थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकते। दूसरी बात ये बोली कि जो हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर का सेंसेशन होता है, जैसे कोई रेड कलर दिखा रहा है, कोई ब्लू है, कोई वाइट है, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है बिकॉज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट साइज ऑफ कॉर्पसल्स। कॉर्पसल्स का डिफरेंट डिफरेंट साइज होगा जिसकी वजह से ये हमारे रेटिना की आई के रेटिना पर स्ट्राइक करते हैं और डिफरेंट सेंसेशन ऑफ कलर देते हैं। मतलब हर कलर का जो कॉर्पसल होगा वो डिफरेंट साइज का हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये बोली। तीसरी बात ये बोली कि जो लाइट है वो डेंसर मीडियम में फास्ट स्पीड से ट्रैवल करती है और रेयर मीडियम में स्लो स्पीड से ट्रैवल करती है। जबकि आज हमें पता है कि लाइट जो है डेंसर मीडियम में स्लो स्पीड से ट्रैवल करती है, रेयर मीडियम में फास्ट स्पीड से ट्रैवल करती है। वो न्यूटन ने ऐसा क्यों बोला, शायद ये हो सकता है कि साउंड वेव की तरह ही, जैसे साउंड वेव जो है डेंसर मीडियम में फास्ट स्पीड से ट्रैवल करती है, रेयर मीडियम में स्लो स्पीड से ट्रैवल करती है, तो हो सकता है उसी के बेसिस पे ही न्यूटन ने ये कंक्लूजन निकाला कि जो लाइट है वो डेंसर मीडियम में फास्ट स्पीड से ट्रैवल करेगी और रेयर मीडियम में स्लो स्पीड से ट्रैवल करेगी, ठीक है। उसके बाद ये बोला है कि जो लाइट है उसके जो कॉर्पसल्स होंगे उनकी स्पीड जो होगी वो डिपेंड करेगी टेम्परेचर ऑफ द सोर्स। मतलब कि कॉर्पसल्स की या लाइट की जो स्पीड है डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स। जैसे कि सन है, सन बहुत बड़ा सोर्स है, उसके पास बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो उससे निकलने वाले कॉर्पसल्स की वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। इतनी ज़्यादा होती है कि वो अर्थ तक आ जाते हैं और भी बाहर भी पहुंच जाते हैं। स्टार्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर होते हैं, तो उनसे निकलने वाले कॉर्पसल्स हमारे पास तक पहुंच पाते हैं। यहीं अगर हम बात करें कैंडल की, तो कैंडल से निकलने वाले कॉर्पसल्स की वेलोसिटी बहुत ही कम होगी, तो उससे ज़्यादा दूर तक दिखाई नहीं देता है, लाइट इतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं होती ज़्यादा डिस्टेंस पर। तो न्यूटन ने बोला कि जो कॉर्पसल्स की स्पीड है वो डिपेंड करती है किस चीज़ के ऊपर, सोर्स के टेम्परेचर के ऊपर, जो कि आज हमें पता है बिल्कुल गलत बात है। लाइट की स्पीड कांस्टेंट होगी चाहे कैसा ही सोर्स हो, कोई भी लाइट बल्ब हो, वहाँ से निकलने वाले जो लाइट होगी, लाइट की रे या वेव जो कि भी नेचर हम मानेंगे, उसकी स्पीड हमेशा क्या रहने वाली है, सेम, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन एयर और वैक्यूम, ये हमें पता है। फिर इसके बाद मैक्सिमम सारी बातें न्यूटन ने बोल दी थी इसी तरह से, और हमें पता है कि इनमें से कोई भी बात सही नहीं है। और एक बात और बोल दी थी कि लाइट जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह ट्रैवल करती है, साउंड वेव की तरह ही लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह ट्रैवल करती है, ये भी बात न्यूटन ने बोल दी थी। आप लोगों को पता है सारी की सारी बातें गलत हैं। अब बात आती है कि सही बात क्या है। सही बात किसने समझाई, हाइगन ने समझाई। हाइगन ने अपना एक प्रिंसिपल दिया, दैट इज हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ लाइट वेव या हाइगन्स वेव थ्योरी उसको कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हाइगन वेव थ्योरी, लाइट ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। सबसे पहली बार ये बोला गया कि लाइट वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है। लेकिन आप ये समझिए कि उस टाइम न्यूटन की रेपुटेशन इतनी ज़्यादा ऊपर थी, जस्ट लाइक अ गॉड, कि न्यूटन ने एक बार कोई बात कह दी तो वो कह दी, अब उसे कोई गलत साबित कर ही नहीं सकता है।
लगभग 2 या 3 साल के बाद ही, न्यूटन की थ्योरी देने के बाद ही हाइगन ने थ्योरी दी, लेकिन किसी ने इसको थ्योरी को अडॉप्ट नहीं किया, किसी ने इस थ्योरी को माना नहीं, क्योंकि न्यूटन ने तो बोला कि लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल, तो हाइगन की थ्योरी को अडॉप्ट नहीं किया गया। बट आफ्टर 100 ईयर्स, अप्रोक्सीमेटली 100 ईयर्स, जब और एक्सपेरिमेंट हुए और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पता चला है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसी कोई चीज़ होती है, तब वापस जाके हाइगन की थ्योरी को अडॉप्ट किया गया लगभग 100 सालों के बाद। मतलब जब हाइगन ने थ्योरी दी उसके अप्रोक्सीमेटली 100 ईयर्स के बाद इस थ्योरी को अडॉप्ट किया गया। तो आप समझ सकते हैं उस टाइम पे न्यूटन की रेपुटेशन क्या होगी। न्यूटन ने मतलब कि हर एक फील्ड के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। उस टाइम पे जो भी साइंस की फील्ड डेवलप हो रही थी, हर एक फील्ड के अंदर, ऑल इवन मतलब कैलकुलस में भी न्यूटन का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो आप उस हिसाब से समझ सकते हैं न्यूटन ने कितने महान काम किया। तो हाइगन की थ्योरी के पॉइंट्स क्या क्या हैं? सबसे पहली बात कि वेव नेचर को फॉलो करती है, लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव। दूसरी बात ये ट्रांसवर्स होती है। कैसी वेव होती है? ट्रांसवर्स वेव होती है। तीसरा ये बोला, अब ये वाली बात देखो, ऐसा नहीं कि हाइगन ने सारी बातें सही बोल दी हैं, कुछ गलत भी हैं। तो गलत बात क्या है कि लाइट को एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स प्रोपोगेशन, जिसका नाम रखा ईथर। क्या नाम रखा? ईथर। ठीक है, ईथर के बारे में बताया गया कि ये एक मासलेस और डेंसिटी उसकी ऑलमोस्ट जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो डेंसिटी, हाईली इलास्टिक, मीडियम होता है, ट्रांसपेरेंट। एक ट्रांसपेरेंट मासलेस ऑलमोस्ट जीरो डेंसिटी वाला हाईली इलास्टिक मीडियम होता है, जिसके अंदर लाइट क्या करती है? ट्रैवल करती है। अब ये मीडियम के बारे में एक बात और कही थी कि ये हाइपोथेटिकल मीडियम है, और आप लोगों को पता है ऐसा कोई मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये वाली बात क्या होगी? गलत होगी। ठीक है, लेकिन ये बात सही है कि लाइट वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, इसके हमें एग्जिस्टेंस मिला है, इसका प्रूफ मिला है। लाइट ट्रांसवर्स वेव होती है, ये भी हमें पता है। ठीक है, इसके बाद ये वाली बात गलत होगी। फिर हाइगन ने एक और इम्पॉर्टेंट काम किया कि स्पीड ऑफ लाइट बताई, स्पीड ऑफ लाइट, जो कि अप्रोक्सीमेटली उन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू बता दी थी 2.98 समथिंग करके 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम इसको अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिख लेंगे। ये स्पीड ऑफ लाइट बताती है। ठीक है, एक बात और इम्पोर्टेंट बताई थी, फिफ्थ पॉइंट, कि जो स्पीड ऑफ लाइट होगी, स्पीड ऑफ लाइट हायर होने वाली है रेयर मीडियम में और लो होने वाली है डेंसर मीडियम में। तो आप देख सकते हैं ये बात सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, केवल एक ही बात गलत है कि इसको एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि ईथर उन्होंने बताया कि ये पूरा यूनिवर्स जो है एक हाइपोथेटिकल मीडियम से भरा हुआ है, जिसका नाम बताया ईथर। ट्रांसपेरेंट होता है, मासलेस होता है, ऑलमोस्ट जीरो डेंसिटी, और उसकी इलास्टिसिटी बहुत ही आई। आप यहाँ से ईथर को हटाओगे ऑटोमेटिकली वो वापस अपनी जगह ले लेगा, हाईली इलास्टिक है, आप उसको डिफॉर्म कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से सारी बातें बोली थी हाइगन ने। तो आप देख सकते हैं सारी बातें सही, केवल एक को छोड़ के। अब इसके बाद आते हैं कि हाइगन से पूछा गया, मतलब कि उस टाइम पे ही उन्होंने बताया था, क्योंकि अब 100 साल के बाद जब थ्योरी को अडॉप्ट किया गया तब तक हाइगन तो बचेंगे नहीं, तो उसी टाइम उन्होंने और भी समझाया कि अगर वेव की फॉर्म में है तो प्रोपोगेट कैसे कर रही है, तो प्रोपोगेट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। तो नेक्स्ट हमें समझना होगा कि वेव फ्रंट होता क्या है। मतलब कि जब भी वेव आगे प्रोपोगेट करती है तो किस तरह से प्रोपोगेट कर रही है। ठीक, हमें लॉन्गिट्यूडनल वेव तो पता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, कि उनके जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो किस तरह से टू एंड फ्रो आगे पीछे की तरफ वाइब्रेट कर रहे हैं और डिस्टर्बेंस आगे की तरफ प्रोड्यूस हो रहा है, तो इस तरह से आगे प्रोपोगेट कर रही है। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि लाइट आगे प्रोपोगेट करती है और मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर नीचे प्रोपोगेट वाइब्रेट करते हैं। ठीक है,
ये हो गया ट्रांसवर्स वेव के लिए। अब बात आती है कि लाइट का जो नेचर है उसके अकॉर्डिंगली किस तरह से प्रोपोगेट करने वाली है। लाइट का एक सोर्स होगा, उससे वेव किस तरह से निकलेगी, कैसे आगे बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि एक लाइट से, सोर्स से कोई वेव प्रोड्यूस होती है, ठीक है। वेव किस तरह से प्रोड्यूस होगी, जैसे कि आप मान लें कि एक पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स से डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, ठीक है। तो वेव फ्रंट को किस तरह से समझाया, इट इज द लोकस, इट इज द लोकस। लोकस वर्ड से आप घबराना नहीं, लोकस का मतलब होता है पाथ। तो मैं पाथ ना बोल के लोकस बोल दूं, चलो पाथ बोल देंगे। इट इज द पाथ, या फिर क्या कह सकते हैं, लोकस। इट इज द पाथ ब्रैकेट में लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। सेम फेज में वाइब्रेट होने वाले सभी पार्टिकल्स का जो लोकस होने वाला है, उनसे मिलाने वाले पार्टिकल से, उन सभी पार्टिकल को मिलाकर हम एक पाथ बनाएंगे। इस पाथ को कह दिया जाएगा वेव फ्रंट। कैसे समझना, आप लोगों ने ये काम सभी ने किया होगा कि एक आपके पास पॉन्ड वगैरह, लेक, नदी कुछ भी आसपास होगी, वाटर स्टिल है, इसमें एक पत्थर डाल दिया, ठीक है। पत्थर डाला मतलब आपने क्या करा, उसको एनर्जी दे दी इन द फॉर्म ऑफ स्टोन। अब यहाँ पे डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगा, तो आपने देखा है कि सर्कुलर वेव्स फॉर्म होती हैं, और ये वेव्स क्या होती हैं, एक्सपांडिंग वेव्स होती है। थोड़े टाइम के बाद यहाँ होंगी, थोड़े टाइम के बाद यहाँ होंगी, इस तरह से वेव्स यहाँ पर क्रिएट होती हैं। और एट द एंड जाके धीरे धीरे, अगर मान लो बहुत ही ज़्यादा बड़ा पॉन्ड या लेक है, तो बहुत डिस्टेंस पर जाके उनका एम्पलीट्यूड बहुत ही कम हो जाएगा, और धीरे धीरे कोलैप्स हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, या तो फिर ये एजेस पे जाके टकरा के खत्म हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देखा कि हमने सारे पार्टिकल, जैसे कि इसको इमेजिन करना कि यहाँ पे आपने एक स्टोन डाला, स्टोन डालने के बाद एक वेव फॉर्म हुई, वेव के सारे पार्टिकल्स कुछ इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो वाइब्रेशन कर रहे हैं। तो कुछ पार्टिकल्स ऊपर की तरफ होंगे, उन सभी पार्टिकल्स को एक इंस्टेंट पे हमने यहाँ पर रोक के रखा हुआ है। उन सभी पार्टिकल्स जो कि ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबको हमने मिलाया तो क्या बना, एक पाथ बना। इसी पाथ को हम क्या कह रहे हैं, लोकस कह रहे हैं। तो इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, सभी पार्टिकल्स को मिलने वाला पाथ जो कि सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हो। सेम फेज मतलब कि सेम टाइप से वाइब्रेट कर रहे हो, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो सारे ऊपर जाने वाले पार्टिकल हमने देखे, अगर कोई पार्टिकल नीचे जा रहा है सारे नीचे जाने वाले पार्टिकल देखे, अगर कोई पार्टिकल बिल्कुल टॉप पर है, उस वेव के टॉप पर है, तो हमने सारे टॉप वाले पार्टिकल को देखा और उन सबको मिलाया, तो हमें एक फ्रंट मिला है, जिसको क्या बोला है, वेव फ्रंट, ठीक है। अब वेव फ्रंट हमें समझ में आया। अब हम क्या करने वाले हैं कि अलग अलग किस तरीके के वेव फ्रंट हो सकते हैं हमारे पास, वो समझेंगे। जैसे अगर मेरे पास पॉइंट सोर्स हो, यहाँ पर अगर हम पॉइंट सोर्स रखते हैं, तो इससे डिस्टर्बेंस कैसे प्रोड्यूस होगा, पूरे स्पेस में प्रोड्यूस होगा। अगर यहाँ पर मैं सोर्स रख देता हूँ डिस्टर्बेंस का, तो वहाँ से डिस्टर्बेंस कहाँ क्रिएट होने वाला है, पूरे स्पेस में क्रिएट होने वाला है। तो जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनने वाला है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो हमारे पास अगर सोर्स पॉइंट सोर्स हो, तो उससे जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। और इसी स्फेरिकल वेव फ्रंट को अगर हम सिर्फ और सिर्फ 2D में कंसिडर करेंगे, 2D में ऑब्जर्व करेंगे, तो यहाँ पर जो वेव फ्रंट बनेगा वो बनने वाला है सर्कुलर। तो अगर हमारे पास पॉइंट सोर्स है, तो उससे 2D में सर्कुलर बनेगा, और 3D में स्फेरिकल बनेगा। 3D में कैसा बनने वाला है, स्फेरिकल। ये तो हमारा कंसिडरेशन के ऊपर है, हम 2D में कंसिडर कर रहे हैं, 3D में कंसिडर कर रहे हैं। 2D में एक सर्कुलर, 3D में स्फेरिकल। अब जैसे अगर हमारे पास एक कोई लीनियर सोर्स हो गया है, ठीक है, लीनियर सोर्स है, तो यहाँ से डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगा इस सेक्शन से, कैसा होगा, सर्कुलर। दूसरे वाले सेक्शन से सर्कुलर, तीसरे वाले सेक्शन से सर्कुलर, चौथे वाले सेक्शन से सर्कुलर। हर एक सेक्शन से जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होने वाला है कैसा होने वाला है, सर्कुलर। इन सभी सर्कल को अगर हमें मिला दें तो क्या बनेगा, एक सिलेंडर बनेगा। तो मतलब अगर हमारे पास एक लीनियर सोर्स हो, यहाँ पर अगर हमारे पास एक लीनियर सोर्स हो, तो उससे जो डिस्टर्बेंस बनने वाला है या वेव फ्रंट बनने वाला है वो कैसा बनेगा, एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा। तो हमने कितने तरीके के वेव फ्रंट देखे, होते तो दो ही हैं, एक तो हमारे स्फेरिकल हो गया, एक सिलेंड्रिकल हो गया। पॉइंट सोर्स से बनने वाला स्फेरिकल हो गया है, जो लीनियर सोर्स से बनने वाला है वो सिलेंड्रिकल हो गया। 2D में अगर ऑब्जर्व करेंगे पॉइंट सोर्स से बनने वाले इस वेव फ्रंट को, तो वो सर्कुलर कहलाएगा। अब क्या होता है, जैसे जैसे सर्कल बड़ा होता जाएगा, ठीक है, तो जब हम एक बहुत बड़े वेव फ्रंट का एक छोटा सा पार्ट देखेंगे, जैसे कि मेरे पास एक पॉइंट सोर्स ही है, ये उसने वेव फ्रंट बना रहा है,
हम यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा पार्ट देख रहे हैं, सभी के लिए बराबर वाला पार्ट देख रहे हैं। एक्सपांडिंग नेचर का नहीं होना चाहिए, बराबर इक्वल वाला होना चाहिए। थोड़ा सा एक्सपांड हो ही गया है। आप ये देख सकते हैं, ये थोड़ा सा कर्व जैसा दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी कर्वेचर दिख रहा है। जैसे जैसे हम बड़ा सर्कल बनाते जा रहे हैं, ये ऑलमोस्ट फ्लैट होता जा रहा है। और भी बहुत बड़ा बनाएंगे तो कैसा हो जाएगा, ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाएगा। तो बहुत बड़े वेव फ्रंट का एक छोटा सा पोर्शन अगर हम देखेंगे तो उसे क्या कंसीडर किया जा सकता है, प्लेन। प्लेन एक्चुअली वेव फ्रंट बनाने के लिए कोई हमारे पास एक डेफिनेट सोर्स नहीं कि ये सोर्स प्लेन वेव फ्रंट ही बनाएगा। हम हमेशा एक बहुत बड़े वेव फ्रंट का एक छोटा सा हिस्सा अगर देखते हैं तो उसको कहेंगे हम प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, तो वेव फ्रंट कैसे बनेगा वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक बहुत बड़े वेव फ्रंट का एक छोटा सा पोर्शन प्लेन वेव फ्रंट कहलाएगा। तो ये सारी बातें थी वेव फ्रंट से रिलेटेड कि वेव फ्रंट होता क्या है, कैसे फॉर्म होगा और कितने टाइप का वेव फ्रंट होता है। इसके बाद हाइगन ने एक थ्योरी और दी, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट, हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होते हैं उसको समझना। हाइगन से पूछा गया कि वेव प्रोपोगेट कैसे करती है, तो कैसे बताया, जैसे आपके पास एक सोर्स है, सोर्स ने कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया है यहाँ पर। इस डिस्टर्बेंस का हर एक पॉइंट एक फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करता है न्यू डिस्टर्बेंसेस के लिए। The wavefront form from the source is called primary wavefront। अब इस वेवफ्रंट का हर एक पॉइंट जो होगा वो एक तरीके से न्यू फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करेगा, फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करेगा न्यू डिस्टर्बेंसेस के लिए। तो यहाँ पे ऐसे इन्फानाइट सोर्स हो सकते हैं, मैंने कुछ ही सोर्स बनाए क्योंकि इतने सारे बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ से नया वेवफ्रंट निकलेगा, यहाँ से नया वेवफ्रंट मिलेगा, यहाँ से नया वेवफ्रंट, इस तरह से हमारे पास एक नए नए वेवफ्रंट मिलते चले जाएंगे। हर पॉइंट जो है नए वेवफ्रंट की तरह बिहेव करेगा। तो हमारे पास क्या बन रहा है, नए वेवफ्रंट बन रहा है। इन नए वेवफ्रंट के सभी पोर्शन को जो कि सेम फेज में हो, उनको अगर आप मिलाओगे तो आपको क्या मिलने वाला है, सेकेंडरी वेवफ्रंट मिलने वाला है। और ये जो छोटे छोटे से वेवफ्रंट बनाए हैं इनको बोला है सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या बोला गया है इनको, सेकेंडरी वेवलेट्स। इन सेकेंडरी वेवलेट्स के सभी पोर्शन जो कि सेम फेज में हो, उनको अगर हम ज्वाइन करके एक एनवलप बनाते हैं, इस एनवलप को बोलेंगे सेकेंडरी वेवफ्रंट। तो मतलब प्राइमरी वेवफ्रंट के हर एक पॉइंट को फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव किया गया है नए डिस्टर्बेंसेस के लिए। इन नए डिस्टर्बेंसेस से फिर हमें नए नए वेवफ्रंट बनाने, नए नए वेवफ्रंट को बोला गया सेकेंडरी वेवलेट्स। इन सेकेंडरी वेवलेट्स के जो सेम फेज में होने वाले पार्टिकल्स या पॉइंट्स हैं उन सबको ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नया कोई वेवफ्रंट मिल जाएगा। इस वेवफ्रंट को बोला गया है सेकेंडरी वेवफ्रंट। एक और तरीके से समझते हैं, जैसे कि हमारे पास एक कोई लीनियर सोर्स है, लीनियर सोर्स है, जो बनने वाला वेवफ्रंट है वो सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट है। ये सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट कुछ इस तरह से बन गया है। अब इस सिलेंडर का हर एक पॉइंट आप कंसिडर करें, जैसे कि मेरे पास एक लीनियर सोर्स है, इसके आसपास हमने क्या कर रखा है, एक सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट बना रखा है। ये पूरा का पूरा सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट है। अब इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, हर एक पॉइंट नए डिस्टर्बेंस की तरह बिहेव कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, नए नए डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहे हैं। सभी डिस्टर्बेंस के जो पीक पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करके मैंने एक और नया एनवलप बना दिया है। इस एनवलप को बोला जाएगा सेकेंडरी वेवफ्रंट। तो इस तरह से हाइगन ने बताया कि कोई वेवफ्रंट आगे किस तरह से प्रोपोगेट करेगा। ठीक है, तो वेव प्रोपोगेट किस तरह से बनेगी, नए नए वेवफ्रंट किस तरह से बनेंगे, वेवफ्रंट का शेप क्या होगा, ये सब किसने समझाया, हाइगन ने समझाया ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। तो आज के लेक्चर के लिए केवल इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं इंटरफेरेंस का टॉपिक।